हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर थर्ड का नाम है वैद्युत रसायन, जिसको इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि वैद्युत रसायन है क्या, इसका परिभाषा जानते हैं। तो वैद्युत रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम कहना चाहें तो वैद्युत रसायन में यह हम लोग जानते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया कराकर किस तरह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, या फिर विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके किसी भी रासायनिक समीकरण को किस तरह कंप्लीट किया जाता है। यानी हम बोल सकते हैं इसका परिभाषा कि भौतिक रसायन की वह शाखा है इसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा तथा उनके पारस्परिक संबंध यानी उनके बीच में जो संबंध है, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना या फिर विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराना, उसे ही किसके नाम से जानते हैं? वैद्युत रसायन के नाम से जानते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक का नाम है वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहेंगे, वैद्युत अपघट्य, तो वैद्युत मतलब यानी जो विद्युत धारा का क्या करेगा, प्रवाह करेगा, और अपघट्य यानी टूटकर। यानी कोई पूछे वैद्युत अपघट्य का परिभाषा क्या होगा, तो वैसे रासायनिक यौगिक जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं लेकिन ठोस अवस्था में नहीं, उसे वैद्युत अपघट्य के नाम से जानते हैं। देखिए, वैसे सारे यौगिक जो क्या करेंगे, पिघली हुई अवस्था को मोल्टेन फॉर्म कहते हैं, यानी पिघली हुई अवस्था, या फिर जलीय विलयन में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन अगर वो अपने प्योर फॉर्म में यानी ठोस रूप में होगा तो विद्युत का कुचालक होगा, उसे ही क्या कहेंगे, वैद्युत अपघट्य। जैसे अगर उदाहरण की हम लोग बात करें तो आप लोग जितने देखे होइएगा, जितने भी आयनिक कंपाउंड है, जैसे एक उदाहरण NaCl ले ले। आप लोग ठोस अवस्था में पढ़े होइएगा कि NaCl आयनिक कंपाउंड है जो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जैसे ही इसका जलीय विलयन बनता है Na+ आयन, Cl- आयन, यानी अलग अलग आयन के रूप में टूटते हैं और यह विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। अर्थात NaCl को हम क्या कह सकते हैं, वैद्युत अपघट्य कह सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि किस किस प्रकार के यौगिक वैद्युत अपघट्य होंगे और किस प्रकार के यौगिक वैद्युत अपघट्य नहीं होंगे, तो परिभाषा समझ गए कि जितने आयनिक यौगिक होंगे वह सारे के सारे क्या होंगे, वैद्युत अपघट्य। या फिर वैसे यौगिक जो भले ही क्या होते हैं, आयन के रूप में नहीं होते हैं लेकिन जल में मिलाने पर वह आयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे HCl क्या है, यह आयनिक कंपाउंड तो नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें वाटर को मिलाते हैं, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक होने के कारण यह H और Cl के बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है और H+ बनाता है और Cl- बनाता है, और यह जलीय विलयन में आयन बनने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। अर्थात यह भी वैद्युत अपघट्य होगा। तो अगर कोई पूछे वैद्युत अपघट्य का उदाहरण, तो देखिए, जितने भी आयनिक कंपाउंड है जैसे Na+Cl-, K+Cl-, देखिए यह तो आयनिक कंपाउंड नहीं है लेकिन यह आयोनाइजेबल कंपाउंड है। आयोनाइजेबल का अर्थ होता है कि वैसे कंपाउंड जो आयोनिक तो होते नहीं है लेकिन जैसे ही उसका विलयन, जलीय विलयन बनाया जाता है, जो जल के अणु होते हैं उसके बीच के बॉन्ड को तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद उन पर आयन यानी +- उपस्थित हो जाता है और यह विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है। तो जितने भी आयनिक यौगिक है या आयोनाइजेबल यौगिक है, सारे के सारे किसके उदाहरण होंगे, वैद्युत अपघट्य के उदाहरण होंगे। देखिए, अब यदि बात करें जो वैद्युत अपघट्य है, तो वैद्युत अपघट्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यह जो वैद्युत अपघट्य को बांटा गया है वह किसके आधार पर बांटा गया है, तो जो ज़्यादा विद्युत धारा का प्रवाह करेगा उसके आधार पर, और जो कम विद्युत धारा का प्रवाह करेगा उसके आधार पर। तो जो विद्युत धारा का अधिक प्रवाह करेगा यानी वह क्या होगा, प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा, और जो विद्युत धारा का कम प्रवाह करेगा वह यानी बात करेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा। तो इसी के बेस पर अगर कोई पूछे प्रबल वैद्युत अपघट्य का परिभाषा क्या होगा, तो अधिक से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह करना चाहिए।
और एक चीज़ बताइए, कोई भी आयनिक यौगिक अधिक से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह कब करेंगे? तो अधिक से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह तभी करेंगे जब अगर क्या करेंगे, उनके जो आयन होंगे उनकी संख्या अधिक से अधिक होगी। और यह आयन अधिक तब बनेंगे जब यह जल में पूर्ण रूप से क्या होंगे, आयन में परिवर्तित होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रबल वैद्युत अपघट्य का परिभाषा कि वैसे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी लगभग पूरे के पूरे आयन के रूप में टूट जाते हैं, उसे प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्योंकि जितना अधिक आयन में टूटेगा उतना अधिक विद्युत धारा का प्रवाह करेगा और उतना ही प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाएगा। जैसे NaCl, HCl, HNO3, CaCl2, यह सब क्या है, यह सब प्रबल वैद्युत अपघट्य है। अब बात आती है कि सर हम किस तरह पहचानेंगे कि कौन प्रबल वैद्युत अपघट्य है, कौन दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। तो देखिए, आपको पहचानने के लिए आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े थे, और पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें, आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े थे और पीरियोडिक टेबल की हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में आप लोग इस ब्लॉक पढ़े थे, और इस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 का तत्व पढ़े थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। उसी तरह ग्रुप नंबर 2 आप लोग पढ़े थे। ग्रुप नंबर 2 के बारे में आप लोगों ने बताया था कि ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो देखिए, जितना भी अगर इनके कोई भी साल्ट मिले, इन तत्वों के कोई भी साल्ट मिले या फिर कोई भी बेस मिले, तो समझ जाइएगा कि वह क्या है, वह प्रबल वैद्युत अपघट्य है। दूसरा एक चीज़ और बता देते हैं, अगर आपको इनऑर्गेनिक एसिड मिले, इनऑर्गेनिक एसिड कहने का अर्थ है कि वैसा एसिड जिसमें क्या हो, जिसमें कार्बन नहीं हो। इनऑर्गेनिक एसिड यानी उनके बीच में नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, सल्फर हो, यानी इनऑर्गेनिक एसिड मिले तो वह भी क्या हो जाएंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्य के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे HNO3 या नाइट्रिक अम्ल है, ये बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल, तो यह इनऑर्गेनिक एसिड है। उसी तरह अगर हम H2SO4 की बात करेंगे, इस सल्फ्यूरिक अम्ल में यानी इनऑर्गेनिक एलिमेंट सल्फर है। यानी जितना भी इनऑर्गेनिक एसिड होगा सारे के सारे किसके उदाहरण होंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्य के उदाहरण होंगे। और इनऑर्गेनिक एसिड में याद रखिएगा, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, सल्फर होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, यह सब क्या होता है, यह सब प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। अर्थात यह सब किसके उदाहरण हो जाएंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्य के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य को इंग्लिश में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और अगर इसका परिभाषा आप लोग समझना चाहें तो जो बच्चे प्रबल वैद्युत अपघट्य का परिभाषा समझ गए वह दुर्बल वैद्युत अपघट्य का परिभाषा समझ गए होंगे। प्रबल वैद्युत अपघट्य अधिक से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, और अधिक से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह कब होता है, जब अधिक से अधिक आयन में टूटते हैं, यानी पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य यानी विद्युत धारा का कम प्रवाह होने देगा, और जब विद्युत धारा का कम प्रवाह कब होगा, जब उसके आयन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बनेंगे। यानी परिभाषा कह सकते हैं कि वैसे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनिक होते हैं, यानी आंशिक रूप से आयन में परिवर्तित होंगे तो कम से कम विद्युत धारा का प्रवाह करेगा, उसे ही दुर्बल वैद्युत अपघट्य के नाम से जानते हैं। अगर कोई पूछे इसका उदाहरण तो एसिटिक अम्ल CH3COOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब देखिए, बहुत बच्चे पूछेंगे सर हम किस तरह पहचानेंगे कौन दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। तो जितना भी ऑर्गेनिक यानी कार्बन रखने वाले एसिड होंगे, जितना भी ऑर्गेनिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड कार्बन रखने वाले हैं, तो जितना कार्बन रखने वाले ऑर्गेनिक एसिड होंगे वह सारे के सारे क्या होंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य होंगे। या फिर जो अमोनियम के क्या होंगे, अमोनियम के बेस होंगे, वह सब भी क्या होंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य होंगे। या फिर अगर बात करें अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो यह सब क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कंडक्टर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर और हिंदी में कहते हैं चालक। देखिए, चालक का परिभाषा आप लोग पढ़े होइएगा 10वीं क्लास में ही।
चालक क्या होता है? तो चालक वैसा पदार्थ होता है जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी वैसे पदार्थ जो अपने आप से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और यह किस बात पर निर्भर करता है कि कौन पदार्थ चालक होंगे और कौन पदार्थ कुचालक होंगे और कौन पदार्थ अर्धचालक होंगे? तो उनके चालकता का मान, जिन पदार्थ के चालकता का मान 10⁻⁻7 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होगा, वह किसके उदाहरण हो जाएंगे? चालक के उदाहरण होंगे। अब देखिए, मेन चालक तो परिभाषा आप लोग को ऑलरेडी पता है। मेरा मेन मकसद था चालक का प्रकार पढ़ना। तो देखिए, चालक जो होते हैं वह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला का नाम है इलेक्ट्रॉनिक चालक। देखिए, नाम में ही परिभाषा छुपा है, इलेक्ट्रॉनिक चालक, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक चालक किसे कहिएगा? तो वैसे चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है। याद रखिएगा, अगर किसी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और किसकी सहायता से? इलेक्ट्रॉन की सहायता से, तो वह कैसे चालक हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालक हैं। जैसे जितने भी धातु हैं, जैसे आयरन ले लिए, कॉपर ले लिए, याद कीजिए किसी भी धातु में 2 तरह के आयन पाए जाते हैं। एक तो धातु के धन आयन पाए जाते हैं और दूसरा हम बात करेंगे तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और धातु में यही फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या करते हैं? वह विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। अर्थात जितने के जितने चालक क्या होंगे? विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की सहायता से होने देंगे, उसे किसके नाम से जानेंगे? इलेक्ट्रॉनिक चालक। और इलेक्ट्रॉनिक चालक का बहुत अच्छा उदाहरण जितना भी धातु है वह सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चालक है। और एक अपवाद के रूप में याद रखिएगा वो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो धातु नहीं है लेकिन फिर भी इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह क्या है? एक अच्छा चालक है। तो देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो सबसे अच्छा चालक है, तो सिल्वर। याद रखिएगा Ag सिल्वर। सिल्वर क्या है? विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक वाले धातु का नाम बताइए, तो उसका नाम हो जाएगा सिल्वर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चालक का दूसरा प्रकार, नाम है वैद्युत अपघटनी चालक। वैद्युत अपघटनी चालक को इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के नाम से जानते हैं। देखिए, कोई पूछे यह वैद्युत अपघटनी चालक क्या है, तो जिस तरह आप लोग इलेक्ट्रॉनिक चालक पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक चालक का परिभाषा था कि विद्युत धारा का प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है, उसी तरह अगर हम चर्चा करें वैद्युत अपघटनी चालक का, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की सहायता से होता है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता तो इलेक्ट्रॉनिक चालक, और आयन की सहायता से होगा तो वैद्युत अपघटनी चालक। जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में देखिएगा जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह किसकी सहायता से होता है? आयन की सहायता से होता है। जैसे NaCl का जलीय विलयन लीजिएगा तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके सहायता से होगा? Na+Cl- इस आयन की सहायता से होगा। HCl का जलीय विलयन लीजिएगा H+Cl-, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसकी सहायता से होगा? तो इन आयन की सहायता से होगा। अर्थात ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? वैद्युत अपघटनी चालक के। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेंस। देखिए, प्रतिरोध आप लोग 9th क्लास में पढ़े होइएगा फिजिक्स में, लेकिन इस चैप्टर में भी है तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। वहाँ देखिए प्रतिरोध का परिभाषा पढ़े होइएगा। प्रतिरोध यानी R बराबर क्या था? V/I। V/I करने का जो V था वह 2 सिरों के बीच का विभवांतर था। I क्या था? विद्युत धारा था। और R क्या था? प्रतिरोध था। आप लोगों ने प्रतिरोध का यही परिभाषा दिया था कि यह 2 सिरों के बीच के विभवांतर तथा उनके बीच में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का क्या होता है? अनुपात होता है। तो अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ जो प्रतिरोध R है वह विद्युत धारा के व्युत क्रमानुपाती दिख रहा है। अगर जितना ज़्यादा I का मान बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा R का मान कम होगा, या जितना ज़्यादा I का मान कम कीजिएगा उतना ज़्यादा R का मान बढ़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वह विद्युत धारा के बढ़ने से घट सकता है या विद्युत धारा के घटने से बढ़ सकता है।
तो यदि हम बात करें प्रतिरोध का परिभाषा, तो प्रतिरोध किसी चालक का वह आंतरिक गुण, यानी प्रतिरोध किसी चालक का वह इंटरनल प्रॉपर्टीज है, आंतरिक गुण है, जो उनसे होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करती है, उसे ही क्या कहते हैं, उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। देखिए मान लेते हैं यह कोई चालक है, तो कोई पूछे कि यह प्रतिरोध होगा क्या, तो आप जानते हैं कि क्या होता है, जब विद्युत धारा बहता है यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिस दिशा में होता है, ठीक उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो देखिएगा जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बहता है उसके ठीक विपरीत दिशा में क्या प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और जब यही क्या होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसमें क्या होते हैं, मुक्त धन आयन भी होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त धन आयन। और यही मुक्त धन आयन क्या करते हैं, इसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को क्या करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। और जितना रोकने की कोशिश करते हैं वही उसका क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। जैसे चलिए अगर एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाना चाहे, इस बात को आप समझ लीजिए। मान लेते हैं कि हमारे पास एक आयरन का रॉड है, यानी लोहे का एक रॉड है। यह देखिए एक लोहे का रॉड रखा गया है। तो इस लोहे के रॉड में हम जानते हैं कि दो तरह के आयन होंगे। एक तो क्या होंगे, धातु के धन आयन होंगे, यानी धातु के आयन होंगे। जैसे आयरन होंगे तो आयरन के या तो 2+ वाले आयन होंगे या तो 3+ वाले आयन होंगे। तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जैसे ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो देखिए जिधर यानी बात करेंगे जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा उसके विपरीत दिशा से क्या प्रवाहित होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। या आप लोग पहले से फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। अब अगर हम बात करें कि जिस दिशा से इलेक्ट्रॉन बहेगा उसके विपरीत दिशा से क्या प्रवाह होगा, विद्युत धारा। और जब विद्युत धारा प्रवाह होगा तो इसमें धातु के कुछ धन आयन भी होंगे जो इस क्या करेंगे, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने की कोशिश करेंगे। और वही उसका क्या कहलाएगा, प्रतिरोध के नाम से जाना जाएगा। याद रखिएगा जितना अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रतिरोध होगा। तो देखिए जो आप लोग फिजिक्स में परिभाषा पढ़े हैं उस परिभाषा को भी अब चाहे तो लिख सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वह किसी चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर तथा उनके बीच में प्रवाहित होने वाले क्या होते हैं, विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होते हैं। या फिर उसी को हम इस लैंग्वेज में लिख दिए कि जितना ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा चालक का वह इंटरनल प्रॉपर्टी उतना ही ज़्यादा उसको प्रवाहित होने से रोकने की कोशिश करेगा यानी विरोध करेगा। और वही क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। प्रतिरोध को रेसिस्टेंस बोलते हैं और रेसिस्टेंस को किससे नोट करते हैं, R से। अगर हम बात करें कि प्रतिरोध चालक के किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो सबसे पहला है कि जो प्रतिरोध होते हैं वह चालक की लंबाई पर निर्भर करते हैं। चालक की लंबाई कहने का अर्थ है कि चालक जितना अधिक लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, और चालक जितना कम लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अर्थात चालक की लंबाई बढ़ने पर उनमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और जब एक चीज़ बढ़ने पर दूसरा बढ़े यानी समान चीज़ हो तो उनके बीच में क्या होता है, समानुपाती का चिन्ह होता है। देखिए इस बात को समझते हैं क्यों लंबाई बढ़ने से क्या होता है, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो देखिए जितना लंबाई बढ़ेगा उतना देर तक जो विद्युत धारा होंगे वह क्या होंगे, इस चालक के अंदर होंगे। और जितना देर तक विद्युत धारा इस चालक के अंदर होंगे जो धातु के आयन है उतना अधिक इनका क्या करेगा, विरोध करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। अर्थात जितना लंबाई बढ़ेगा उतना अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले को क्या किया जाएगा, रोकने की चेष्टा किया जाएगा यानी उसका विरोध होगा। अर्थात जितना ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो लंबा होगा उतना ही उसका विद्युत धारा प्रवाह का विरोध होगा, अर्थात प्रतिरोध बढ़ेगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होते हैं वह चालक के लंबाई के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कहने का अर्थ है कि इसके सिरों का क्षेत्रफल। जब देखिए इसके सिरों का क्षेत्रफल आप बढ़ा दीजिएगा तो उस कंडीशन में क्या होंगे, उस कंडीशन में अगर देखिएगा तो जो
प्रतिरोध का मान है वह क्या हो जाता है, घट जाता है। और जब एक के बढ़ाने पर दूसरा घटता है तो वह उसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि जो R है वह समानुपाती 1/a, फिर अनुक्रमानुपाती यानी सिरों का क्षेत्रफल, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 का संयोजन करेंगे तो समीकरण 1 में मिला था R समानुपाती L/L, और यहाँ देखिए समीकरण 2 में मिला था R समानुपाती 1/a, यानी दोनों का संयोजन करेंगे तो जो R हो जाएगा समानुपाती L इंटू 1/a, और जब इसको मिलाएंगे तो L में 1 से करेंगे तो L और बट्टा में जैसे का तैसे। और याद कीजिए जब जब समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाते हैं कोई ना कोई क्या लगाना होता है, कांस्टेंट लगाना होता है। और यहाँ कांस्टेंट के रूप में एक टर्म रो लगाते हैं। यह रो है एक ग्रीक लेटर है जिसका नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, और यहीं से हमको फार्मूला मिल गया R बराबर रो इंटू L/a, जहाँ L क्या है तो L आपको पता है, L है चालक की लंबाई। कोई पूछे A क्या है तो A के बारे में भी आपको पता है, A क्या है चालक के सिरों का क्षेत्रफल, यानी चालक के सिरों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और यह क्या है तो यह एक कांस्टेंट है जिसको रो बोलते हैं, और इसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। नेक्स्ट हम लोग प्रतिरोध के मात्रक की बात करते हैं। तो देखिए आप लोग तो जानते हैं पहले से, प्रतिरोध यानी R बराबर होता है V/I, जहाँ V को कहते हैं विभवांतर, और विभवांतर का इकाई होता है वोल्ट। और यहाँ I क्या है, विद्युत धारा है, और विद्युत धारा का इकाई होता है एम्पियर। तो अगर हम देखना चाहें तो वोल्ट को V से लिखते हैं, और एम्पियर अगर बात करेंगे तो एम्पियर या नीचे प्लस में तो ऊपर क्या हो जाएगा इन्वर्स में, यानी वोल्ट एम्पियर इन्वर्स। और इस चूँकि प्रतिरोध के बारे में जॉर्ज साइमन ओम नाम का एक वैज्ञानिक था, इन्होंने बताया था, इसलिए वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ओम के नाम से जानते हैं। अब चलिए बात करते हैं ये जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है उसका परिभाषा क्या होगा। तो मेनली जब भी कांस्टेंट का परिभाषा निकालना होता है तो उसके साथ वाले टर्म अगर गुना या भाग के रूप में हो तो 1 मानते हैं, और जोड़ या घटाव के रूप में हो तो 0 मानते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले प्रतिरोध से हम लोगों ने एक फार्मूला ज्ञात किया था, यानी बात करेंगे तो R बराबर था रो इंटू L/a। यही रो को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं, और इसी का परिभाषा हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो यह कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में परिभाषा निकालने के लिए हम लोग को जब पता है कि उसके साथ वाले टर्म अगर गुना या भाग के रूप में होता है तो उसको इकाई मानते हैं, और जोड़ या घटाव के रूप में होता है तो उसको 0 मानते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ जो चालक की लंबाई है वह 1 यूनिट है, यानी 1 मीटर मान लेते हैं, तथा यहाँ जो उनके सिरों का क्षेत्रफल है उसको मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम देखेंगे तो जो R है वह किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम परिभाषा कह सकते हैं कि किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है वह उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा, उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा जब चालक की लंबाई 1 मीटर और उनके सिरों का क्षेत्रफल क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। यानी परिभाषा देना चाहे तो परिभाषा को लिख सकते हैं, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोधकता उसका वह प्रतिरोध है। देखिए ना, जो प्रतिरोधकता है वह प्रतिरोध R के बराबर है, कब, जब उसकी लंबाई को 1 मीटर माना गया और सिरों के क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि किसी चालक की प्रतिरोधकता उसका वह प्रतिरोध है जब यह 1 मीटर लंबा हो और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी सिरों का क्षेत्रफल क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। परिभाषा हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होइएगा। देखिए यह परिभाषा बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता क्या है। चलिए हम लोग इसके इकाई के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोग तो इस फार्मूला को जानते हैं, R बराबर रो इंटू L/a। अब देखिए इसका इकाई निकालना है, तो जो A इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, और L मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, यानी लिख सकते हैं रो बराबर इधर A डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में,
यानी R इंटू ए, और L इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, यानी इसका इकाई हम निकालें तो इकाई यानी फार्मूला तो यही आया, रो बराबर R इंटू ए और बट्टा L। हम लोग इकाई जानते हैं, प्रतिरोध का इकाई होता है ओम, क्षेत्रफल का तो इकाई जानते हैं, एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। यानी मीटर से मीटर क्या होगा, कैंसिल होगा, और इसका इकाई एसआई मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। यह तो इसका एसआई मात्रक हो गया। अगर हम सीजीएस मात्रक में लिखें तो देखिए सीजीएस मात्रक में मीटर की जगह क्या लगाना पड़ता है, सेंटीमीटर, यानी इसका इकाई हो जाएगा सीजीएस मात्रक में ओम सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, कोई पूछे प्रतिरोधकता की इकाई या विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई तो ओम मीटर एसआई मात्रक और ओम सेंटीमीटर सीजीएस मात्रक। देखिए आगे चलकर इस पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी का है, लेकिन उसके पहले जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक का नाम है चालकत्व। चालकत्व को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टेंस। देखिए अगर कोई पूछे कि इसका डिफिनीशन क्या होगा तो किसी चालक के प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस, देखिए ना लास्ट में है कंडक्टेंस और यहाँ है रेसिस्टेंस, तो किसी चालक के प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का व्युत्क्रम। जैसे आप लोग 5वीं 6ठी क्लास में पढ़े हुएगा गणित में, हम पूछे 5 का व्युत्क्रम क्या होता है तो 5 का व्युत्क्रम होता है 1/5, यानी जिसका व्युत्क्रम निकालना होता है उसे 1/, के रूप में लिख देते हैं, वह उसका क्या कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे 7 का व्युत्क्रम क्या होगा तो 7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/7, यानी -2 का व्युत्क्रम क्या होगा तो -2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/-2। तो कोई पूछे जो चालकत्व है यानी कंडक्टेंस है वह परिभाषा क्या होगा, तो जो कंडक्टेंस है वह चालक के रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, और इसको G से सूचित करते हैं। इसको G के जगह कभी कभी C से भी क्या करेगा, सूचित करेगा। अर्थात हम अगर चालकत्व का परिभाषा के अनुसार सूत्र लिखना चाहे तो चालकत्व को C से लिखे तब या फिर G से लिखे तब, यानी C या G बराबर परिभाषा कहता है कि यह चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, और प्रतिरोध को R से लिखते हैं तो R का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/R, यानी यही क्या हो जाएगा, चालकत्व यानी कंडक्टेंस का सूत्र हो जाएगा। याद रखिएगा कंडक्टेंस रेसिस्टेंस, जो कंडक्टेंस है वह रेसिस्टेंस यानी जो कंडक्टेंस है वह किसका व्युत्क्रम है तो वह रेसिस्टेंस का व्युत्क्रम है। अगर हम लोग चालकत्व यानी कंडक्टेंस के इकाई की चर्चा करें, इसका इकाई क्या होगा तो देखिए हम लोग तो प्रतिरोध का इकाई जानते हैं, क्या होता है, ओम होता है, यानी इसका हो जाएगा 1/ओम, और 1/ओम को हम लोग लिख सकते हैं ओम इन्वर्स। देखिए ओम इन्वर्स का दूसरा नाम महो, देखिए ओम होता है OHM और इन्वर्स है तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, महो, या इसी को तीसरा साइमेन के नाम से जानते हैं, जिसको किससे लिखते हैं, S से। साइमेन होता है, साइमेन को किससे लिखते हैं, S से। तो ओम इन्वर्स कहे तब, या महो कहे तब, या साइमेन कहे तब यह किसकी इकाई हो जाएगी, चालकत्व की इकाई हो जाएगी। तो अगर हम बात करें तो इस तरह क्या किए, इस तरह हम लोगों ने चालकत्व तक क्या करा, चालकत्व तक जाना जो इस चैप्टर का बेसिक था। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।